सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो को देखने के लिए। जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं आप सबको स्वागत करता हूं मेरा इस कंसेप्ट एंड ट्रिक स्टडी चैनल पे। इस बार मैं फ्रेश, शानदार, ज़बरदस्त, एकदम मसालेदार, मज़ेदार वीडियो लेके आया हूं इस एपिसोड में। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बताने वाला हूं बहुत सारा छोटा छोटा कंसेप्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आओ शुरू करते हैं। आज देखेंगे हम बर्नौलीज़ की एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि ये फुटबॉल का अगर मैं थोड़ा ट्विस्ट कर दूं हवा में, ये देखो कैसे मूव कर रहा है। कोई एक पैराबोलिक पाथ लेके आगे जा रहा है, ये ऐसा क्यों मूव कर रहा है, उसके पीछे क्या स्टोरी है। कोई एरोप्लेन अगर रनवे पे इतना तेज़ी से भाग रहा है और कैसे ऊपर उड़ रहा है, इसके पीछे क्या साइंस हो सकता है। ये लड़का को देखो, आज ये परफ्यूम लगा रहा है कि नहा रहा है, पूरा बोतल ही खाली कर देगा। ये बोतल से जो लिक्विड है ये कैसे निकल रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। ए बाप रे, ये बॉलर है कि मैजिशियन है। उसको ऐसा टेढ़ा मारा वो बॉल पूरा घूमता हुआ गोल हो गया। उसके पीछे साइंस क्या हो सकता है। मैं तो सुना हूँ लोगों के दिल में आग लगता है, यहाँ पे घर में ही लगा है। और ये जो बंदा है इतना दूर खड़ा होकर पानी को फेंक रहा है और पानी कैसे पहुँच रहा है वहाँ तक, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म हो सकता है। ये क्या हुआ, बाप रे, ये बॉलर है कि जादूगर है। ऐसे बॉल को एयर में फेंका और बॉल पूरा घूमता हुआ जाकर विकेट पे लग गया। अच्छा हुआ निशाना चूक गया, नहीं तो आज बैट्समैन की अंडा फूटने वाला था। फ्रेंड्स, आई नो ये वीडियो तुम पहले से भी देखे हुए हो, बट इसके पीछे जो साइंस है, ये हर एक्शन के पीछे जो रिएक्शन है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड, टुडे लेक्चर स्टार्ट विथ ए स्मॉल स्टोरी, तो तुम उसको ध्यान से सुनना। एक दिन मैं घर में बैठा था और मम्मी आके मुझे 100 रुपये दे के बोले कि बेटा तुम मार्केट जाओ और कुछ आइटम लेके आओ, और मुझे लिस्ट थमा दिया हाथ में। फिर मैं मार्केट गया और आइटम तो नहीं लाया, लेकिन आइटम से मिल के आया। उसको एक 20 रुपये का आइसक्रीम खिलाया और घर आके मम्मी को 80 रुपया दिया और बोला, क्या मम्मी, अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, आप मुझे मार्केट भेज रहे हो, दुकान ही बंद था। तो मम्मी ने वो पैसा चेक नहीं किया कितना लौटाया हूँ। तो स्टोरी यहीं पे बोल रहा हूँ, उसको तुम थोड़ा ध्यान से सुनना। मुझे दिए तो 100 रुपया, लेकिन मैं खर्चा कितना किया मार्केट में ना 20 रुपया, और रिटर्न किया 80 रुपया। उसी से लॉजिक स्टार्ट हो रहा है। उसको तुमको इजी तरीके से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ अभी, तो उसको ध्यान से सुनना। ये एक पाइप है, उसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, जिसका डेंसिटी, ये 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, जिसके अंदर जो डेंसिटी है रो 1 एंड रो 2 2 सेक्शन पे लिया हूँ। ये है प्रेशर लिया हूँ, जिस एट सेक्शन 1 पे P1 और सेक्शन 2 पे P2 है, और ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है V1 एंड V2, 2 सेक्शन पे। प्रेशर का जो एरो है, साइन है, वो दोनों साइड कंप्रेसिव रखा हूँ। याद रखना, जब प्रेशर का सिनेरियो चलता है, प्रेशर का बात चलता है, तो प्रेशर हमेशा इट इज एक्टिंग ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एंड कंप्रेसिव इन नेचर। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, प्रेशर का डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस रखा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो टोटल हेड है, जो पिछले वीडियो में बताया था टोटल हेड है, तो वो कितना है यहाँ पे 100 है सेक्शन 1 पे, और सेक्शन 2 पे जो टोटल हेड है वो कितना है ना 80 है। तो अभी मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि बर्नौलीज़ ने बोला है कि जो टोटल हेड है वो क्या है, कांस्टेंट है हर एक सेक्शन का। सेक्शन 1 पे जितना हेड टोटल हेड है, सेक्शन 2 पे भी उतना हेड है। तो यहाँ पे उसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मान लेता हूँ जो A1 है इस क्रॉस सेक्शन का, सेक्शन 1 का एरिया है A1, एंड A2 क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया एट सेक्शन 2। ये 100 रुपया 100 इज इक्वल टू कितना, ये टोटल हेड है, सेक्शन 1 पे टोटल हेड है, इज इक्वल टू सेक्शन 2 पे टोटल हेड कितना है ना 80 रुपया प्लस 20 रुपया जो मार्केट में खर्चा किया हूँ। यहाँ पे एक्चुअली खर्चा मतलब जो पानी फ्लो हो रहा है ना सेक्शन 1 टू सेक्शन 2, वहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो क्या है 20 है, समझ रहे हो। दैट इज इन टर्म्स ऑफ हेड पे मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो उसको, और यहीं पे एक बार हेड लॉस से याद आया, एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे थे लास्ट टाइम, ये इसमें क्या था, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कैसे पता चलेगा पानी किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वेदर इट इज फ्लो फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 और सेक्शन 2 टू सेक्शन 1। तुम लोग बोलोगे कि सर हमें इतना तो पता है, पानी जो फ्लो करता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है। मैं बोला कि मैं अगर पूछूंगा तो एग्जांपल बता दो, जैसे कि टरबाइन, वहाँ पे पानी फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मैं फिर बोलूँगा अरे लेकिन कंप्रेसर में तो उसका उल्टा है, कंप्रेसर में फ्लो करता है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो कैसे चेक करेंगे, सिंपल तरीका है बर्नौली। तो मैं इसे यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, बर्नौलीज़ इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड में फिर से यहाँ पे रिवाइज करता हूँ, वो फ्लूइड है जिसमें विस्कोसिटी प्रेजेंट है, जिसमें फ्रिक्शन हो रहा है लिक्विड के बीच में, लिक्विड सरफेस के बीच में, ठीक है, और उसमें एनर्जी का लॉस होता है। तो इक्वेशन क्या है ना, ये वाला है। और ये जो पहला टर्म जो है वो क्या है, इसको बोला जाता है EGL, मतलब एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। इस पहले ये वाला टर्म को LHS साइड में जो लिखा हूँ, ये एक्चुअली क्या है ना, ये टोटल एनर्जी लाइन उसको भी बोलते हैं, या टोटल हेड बोलते हैं एट सेक्शन 1, ठीक है। और जो नेक्स्ट टर्म है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं EGL एट 2, मतलब एनर्जी ग्रेडियंट लाइन एट सेक्शन 2,
मतलब सेक्शन 2 पे एनर्जी ग्रेडियंट लाइन क्या है, या टोटल हेड क्या है, या टोटल एनर्जी लाइन क्या है, ठीक है। प्लस HL क्यों लिखा हूँ यहाँ पे समझ रहे हो ना, ये है हेड लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जो 20 रुपया है, समझ रहे हो ना। जब तो ये HL कैसे निकालेंगे, तो ये सिंपल तरीका है ना, HL को RHS साइड में रख देंगे और बाकी का टर्म को LHS साइड में ले आएंगे। बोलने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे लिख सकता हूँ HL इज इक्वल टू एनर्जी ग्रेडियंट लाइन 1 एट सेक्शन 1 माइनस एनर्जी ग्रेडियंट लाइन एट सेक्शन 2। अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पानी फ्लो हो रहा है सेक्शन 1 टू सेक्शन 2। अगर इन दोनों के बीच में अगर HL का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पानी फ्लो हो रहा है फ्रॉम सेक्शन 2 टू फ्रॉम सेक्शन 1। ये इजी तरीका है निकालने का HL का। लेकिन जो नेक्स्ट चीज़ है अभी देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन। बहुत सिंपल फंडा है, क्योंकि हमें पता है रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2। ये सबसे सही तरीका है और ये दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल, लिक्विड के लिए, गैस के लिए, सबके लिए वैलिड है। तो जो भी अगर तुम्हें कोई पूछ रहा है एग्जाम में, अगर कहीं पे तुम्हें पूछा है मल्टीपल चॉइस में, इसी को उसको टिक करना पहले, ठीक है। और ये कंटिन्यूटी भाई साहब ने क्या किए थे ना, कुछ भी एज्यूमशन नहीं पकड़े थे, समझ रहे हो ना। अगर ये क्वेश्चन पूछा था, ये इंटरव्यू में पूछा गया था इसमें, अगर पाइप में जब पानी फ्लो हो रहा है उसमें फ्रिक्शन बहुत तेजी है, क्या फ्रिक्शन इफेक्ट करता है कंटिन्यूटी इक्वेशन में? आंसर इज नो, क्योंकि कंटिन्यूटी कोई भी एज्यूमशन नहीं पकड़े थे, समझ रहे हो ना। और कंटिन्यूटी सिर्फ पकड़ा था फ्लो इज वन डायमेंशनल, उसी के ऊपर वो एनालिसिस किए थे और कोई भी एज्यूमशन नहीं पकड़े थे। मान लो मैं कोई एज्यूमशन पकड़ रहा हूँ, मतलब एक एज्यूमशन ले रहा हूँ, मतलब क्या कि फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। मैं पहले भी बोला था, पहला वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूँ उसको तुम देख सकते हो जाके, कि फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल मतलब उसमें जो डेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, समझ रहे हो ना। A1 V1 मतलब एरिया क्या है, इट सेक्शन 1 का क्या है, और जो वेलोसिटी है V1 क्या है, सेक्शन 1 का क्या है, वो बराबर होगा क्या ना A2 V2। A2 मतलब एरिया, मतलब सेक्शन 2 पे एरिया कितना है और सेक्शन 2 पे वेलोसिटी क्या है, उनके साथ बराबर होगा। इससे एक चीज़ पता चल रहा है, जो एरिया और वेलोसिटी उनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई सेक्शन 1 पे एरिया ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है सेक्शन 1 पे एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी वहाँ पे कम मिलेगा, लेकिन सेक्शन 2 पे एरिया थोड़ा मुझे कम है, यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, लेकिन वेलोसिटी जो मिलेगा मुझे ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू सेक्शन 1, ठीक है। इस लॉजिक को पकड़ के रखना, याद रखना, आगे यूज करूँगा। अब ये तुम लोगों के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोग कोई आंसर नहीं दे पाओगे। इन लिक्विड इफ प्रेशर इज इक्वल टू F बाई A, F यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर फोर्स को, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अगर ये जो A है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, अगर मैं एरिया को इंक्रीज करूँगा तो प्रेशर क्या होगा? तुम लोग सोचोगे कि क्या फालतू क्वेश्चन है, सिंपल दिख रहा है, अगर एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा, तुम लोग ये आंसर बोलोगे और मैं बोलूँगा हंस के। पूरा गलत। क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे, ये थोड़ा देखेंगे। तो इसको देखने से पहले मदद लेंगे कौन सा इक्वेशन का, दो इक्वेशन का, एक है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, दूसरा है बर्नौलीज इक्वेशन का। तब जाके हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल है, वो अच्छे से क्लियर होगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन से ऊपर से पता चला, अगर फ्लो को इनकम्प्रेसिबल ले रहा हूँ उसका मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 VT। मतलब बोलने का मतलब ये है, जो एरिया है वो इनवर्सली रिलेशन रखता है वेलोसिटी के साथ। आगे देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन को फॉर आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब ये है, वो फ्लूइड है जिसमें विस्कोसिटी जीरो है, मतलब फ्लूइड के बीच में जो फ्रिक्शन है, जो विस्कस इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल है, जीरो है, समझ रहे हो ना। अब फ्रिक्शन बिटवीन पाइप वॉल बाउंड्री और फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन जीरो है, विस्कोसिटी जीरो है, मतलब नो शेयर रेजिस्टेंस, मतलब नो एनर्जी लॉसेस, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे HL नहीं आएगा, तो इसका इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो रियल फ्लूइड में क्या है, विस्कोसिटी है, लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, इसलिए HL वाला टर्म एक्स्ट्रा आया है, लेकिन यहाँ पे HL वाला टर्म नहीं है फॉर आइडियल फ्लूइड। अगर मान लेता हूँ जो सरफेस है जहाँ पे मैं पाइप को रखा हूँ वो क्या है, हॉराइजॉन्टल है, तो डाटम Z1 इज इक्वल टू Z2 होगा, तो दोनों साइड क्या है उसको काट देता हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेता हूँ। मॉडिफाई करने से पहले क्या करूँगा, ये वेलोसिटी हेड वाला टर्म को RHS के साइड ले लेता हूँ, और ये जो प्रेशर वाला टर्म है, प्रेशर हेड को LHS के साइड में ले लेता हूँ। देखो ऐसे आ गया इक्वेशन को। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सेक्शन 1 पे देखो एरिया मुझे ज़्यादा मिल रहा है कंपेयर टू सेक्शन 2। कंटिन्यूटी इक्वेशन यही बोला, अगर एरिया वहाँ पे ज़्यादा है तो वेलोसिटी उस सेक्शन में कम होगा, जहाँ पे एरिया कम है उसमें वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, यहाँ पे वेलोसिटी एट सेक्शन 2 मुझे ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू वेलोसिटी एट सेक्शन 1। तो यही चीज़ देखो, अगर वेलोसिटी V2 ग्रेटर देन है V1, तो इस इक्वेशन पे V2 बड़ा होगा, V1 छोटा होगा। इसके रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, P1 माइनस P2 बाई रो जी, वो क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव आएगा। सिंपल है, V2 ज़्यादा है तो
V1 से वो पॉजिटिव ही आएगा। और यही है लॉजिक, अगर P1 माइनस P2 बाई ρg अगर पॉजिटिव आया मतलब इसका मतलब जो P का वैल्यू होगा डेफिनेटली P2 से ज़्यादा होगा। प्रेशर एट सेक्शन 1 का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा P2 से तब जाके उसका रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव। मतलब P1 का वैल्यू 2 लेंगे और P1 का वैल्यू 1 लेंगे मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2, 2 माइनस 1 होगा तब जाके ये आंसर क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब P1 ऑल्सो ग्रेटर देन P2। ये पूरा लॉजिक को मिला रहा हूँ। देखो सेक्शन A1 पे एरिया इज ग्रेटर देन सेक्शन A2 एंड प्रेशर भी क्या बोल रहा है सेक्शन 1 पे ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू सेक्शन 2। मतलब एरिया अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर यहाँ पे भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। सेक्शन 2 पे एरिया कम घट रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है घट रहा है। लेकिन वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या है ना इन्वर्सली है प्रेशर का। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है, अगर प्रेशर कम है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है उस सेक्शन पे ज़्यादा हो रहा है। यहीं पे आगे बढ़ता हूँ उसी लॉजिक के साथ जो मैं बोला। अगर यहाँ पे इस इक्वेशन पे या इस क्वेश्चन पे अगर एरिया को मैं इंक्रीज करूँगा तो प्रेशर क्या होगा ना डिक्रीज होगा। ये लॉजिक क्या है गलत नहीं है, वो सही है फॉर स्ट्रेस सॉलिड बॉडी के लिए। लिक्विड में पूछा हूँ स्पेशल याद रखना, यहाँ पे मेंशन किया हूँ लिक्विड के लिए। अगर सॉलिड के लिए होता या स्ट्रेस के लिए होता, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी तो वही है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर ये केस स्ट्रेस के लिए होता तो ये सबसे सही रहता, राइट रहता। स्ट्रेस ध्यान से देखो, एक कोई बॉडी लेता हूँ उसमें कोई लोड अप्लाई करता हूँ, वो बॉडी क्या करता है उस लोड को रजिस्ट करने के लिए अपना खुद का लोड लगाता है, उसको हम रेजिस्टेंस फोर्स बोलते हैं। एक टाइम आएगा ये दोनों अप्लाई लोड और रेजिस्टेंस फोर्स क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, एक टाइम के बाद वो टूट जाते हैं। तो एक्चुअली स्ट्रेस का डेफिनेशन अगर कोई तुम्हें इंटरव्यू में पूछेंगे तो उनको आंसर देना कि सर इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स बाय यूनिट एरिया। ये सबसे सही डेफिनेशन है। एक्चुअली क्या होता है जब लोड ब्रेक करने वाला पॉइंट है उस पॉइंट पे क्या होता है जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स के साथ बराबर होता है। तो इसीलिए बहुत सारा किताब में ये भी लिखा जाता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एरिया को डिक्रीज कर दूंगा तो एरिया अगर डिक्रीज होगा तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। इस केस के लिए वैलिड है। एरिया को अगर इन केस अलग है, अगर एरिया को भी इंक्रीज करूंगा यहाँ पे तो स्ट्रेस मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे डिक्रीज मिलेगा। इस वाला सिनेरियो इसके लिए वैलिड है सॉलिड बॉडी के लिए। ठीक है, आसान भाषा में समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जो स्ट्रेस है ना फॉर सॉलिड बॉडी, स्ट्रेस ये आउटपुट है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है जो कि बराबर है अप्लाइड फोर्स के साथ वो क्या है इनपुट है। पहले अप्लाइड फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, जब उसके बाद एरिया को डिवाइड करेंगे तो हमको उससे स्ट्रेस मिलता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स पर एरिया। और ये रिप्रेजेंटेशन ही गलत है जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फॉर लिक्विड P इक्वल टू F बाई ए। एक्चुअली उसको ऐसे रिप्रेजेंट होना चाहिए प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए। और ये प्रेशर फोर्स आउटपुट होता है और जो प्रेशर होता है वो इनपुट होता है। बोलने का मतलब पहले हम लिक्विड में प्रेशर को मेजर करते हैं और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिवाइस, उसके साथ हम जब एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमको ये प्रेशर का फोर्स मिलेगा। ठीक है, और फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन हमको ये मिला कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। एंड बोनोलिस इक्वेशन से हम ये देखें कोई पर्टिकुलर सेक्शन में जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वेलोसिटी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला है अगर एरिया को इंक्रीज करूंगा लिक्विड के केस पे तो प्रेशर क्या होगा वो इंक्रीज ही करेगा यहाँ पे। और अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर फोर्स भी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं एक नोट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। कोई पर्टिकुलर सेक्शन पे मान लो ये सेक्शन पे, इस सेक्शन पे अगर एरिया मेरा ज़्यादा होगा ना तो मेरा प्रेशर क्या होगा वो भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो प्रेशर फोर्स यहाँ पे लगेगा लिक्विड के ऊपर वो भी ज़्यादा होगा। एंड इसके इस सेक्शन पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा ना वो भी ज़्यादा होगा, इट इज़ ऑल्सो मोर। बट वेलोसिटी का अगर बात करेंगे तो वो क्या होगा इस सेक्शन पे कम होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और प्रेशर और वेलोसिटी के साथ रिलेशन कैसा है इनवर्सली, उसको अभी से याद रखो। आगे पूरा स्लाइड उसी की लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है वेलोसिटी कम होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है प्रेशर कम होगा, दोनों के बीच में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मस्त टॉपिक। यहाँ पे देखो कोई बिल्डिंग घर में आग लगा है और ये आदमी उसको बुझा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मूवी में या रियलिटी में यहाँ पे मैं दिखाई कार्टून वाला है, एनिमेशन वाला है, ये रियलिटी है। आग को बुझा रहा है, उस पाइप के आगे एक नोजल लगा है और नोजल में ध्यान से देखो कोई सेक्शन 2 पे दिखा रहा हूँ, ये एरिया एट सेक्शन 2 है। यहाँ पे एरिया ले लेता हूँ सेक्शन 1 पे। यहाँ पे प्रेशर एट सेक्शन 1 पे P1 लिया हूँ और ये वेलोसिटी V1 एट सेक्शन 1 पे दिखाया हूँ और ये है P2 है प्रेशर एट सेक्शन 2 और जो पानी निकल रहा है यहाँ पे नोजल के आगे से वो क्या है वेलोसिटी एट सेक्शन 2। यहाँ पे देखो एरिया कहाँ पे सबसे छोटा है ना सर सेक्शन 2 पे, क्योंकि ये जो नोजल है ना इसका एरिया बहुत ही छोटा है। कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमको क्या पता चला, समझ रहे हो ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन में सर हमको इतना पता चला A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मतलब एरिया वेलोसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना एरिया छोटा होगा ना, जितना एरिया छोटा होगा उसमें पानी तेजी से निकल के जाएगा। देख रहे हो ना कितना हाई स्पीड से पानी निकल के जा रहा है। जैसे कि तुम गाड़ी वॉश कर रहे हो या बाइक का वॉश कर रहे हो, शोरूम में जाते हो ना, देखना कोई नोजल पाइप यूज़ करते हैं आगे, ताकि एरिया इतना छोटा रहता है और पानी वहाँ तेज़ी से निकलता है और पूरा साफ करता है गाड़ी को। समझ रहे हो ना। ये देखो नोजल एंड डिफ्यूजर दो चीज़ है यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। ये नोजल है, ये डिफ्यूजर है। मान लेते हैं कोई दो सेक्शन है, सेक्शन 1 पे प्रेशर P1 वेलोसिटी V1 एंड सेक्शन 1 पे एरिया इज A1, सेक्शन 2 पे P2 V2 A2 है। डिफ्यूजर की उसी हिसाब से मैं आंसर भी मेंशन किया हूँ।
तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौलीज इक्वेशन में, कि कंटिन्यूटी इक्वेशन में एरिया अगर ज़्यादा हो रहा है वेलोसिटी कम होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है एरिया कम हो रहा है। बर्नौलीज इक्वेशन में फॉर द बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक इन्फॉर्मेशन वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। समझ रहे हो ना, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो उस सेक्शन पे पर्टिकुलर सेक्शन पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा, अगर प्रेशर कम होगा उस सेक्शन पे वेलोसिटी हमको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यही हमको कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन में फाइनली मिला। तो उसका अगर डायग्राम ड्रॉ करूँ फॉर नोजल एंड डिफ्यूजर, कैसे ड्रॉ होगा देखो, सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 जब जाऊंगा ये एरिया कम होता जा रहा है नोजल में, लेकिन डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, एरिया बढ़ता होकर जा रहा है। अगर एरिया सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 कम होता जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। नोजल के केस में देख रहे हो ना, यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा हो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिफ्यूजर के केस में देखो वेलोसिटी डायग्राम क्या हो रहा है, सेक्शन 1 पे क्या है एरिया बहुत ही कम है, लेकिन सेक्शन 2 पे एरिया बहुत ज़्यादा है। जब सेक्शन 1 से सेक्शन 2 पानी फ्लो होगा डिफ्यूजर में तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि एरिया यहाँ पे सेक्शन 2 पे थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि ऐसा दिखा रहा है। प्रेशर का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ नोजल के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो सेक्शन 1 पे एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, सेक्शन 2 पे एरिया कम है तो प्रेशर भी कम होगा, और इसका प्रेशर का डायग्राम देखो कैसे डिक्रीज कर रहा है नोजल में। लेकिन डिफ्यूजर में देखो क्या सिनारियो है, यहाँ पे एरिया कम है, सेक्शन 1 पे एरिया कम है तो प्रेशर भी कम होगा, सेक्शन 2 पे एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पे तुमको प्रेशर का भी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया हूँ डिफ्यूजर के लिए। ठीक है, जस्ट टू रिमेंबर एंड फॉर रेफरेंस। वेरी रिपीटेडली आस्किंग इन BARC एंड इसरो ऑल्सो, ये जो एरोप्लेन है ऊपर जा रहा है दैट इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल। सिंपल आंसर देना कि सर इट इज़ बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन। हाउ, कैसे, उसको भी देखते हैं। ये जो एरोप्लेन आगे जा रहा है उसमें कोई फोर्स लग रहा है जिसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, उसके पीछे भी एक फोर्स लगता है जिसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। खुद की वेट के कारण जो नीचे जा रहा है वेट फोर्स उसको हम ग्रेविटी फोर्स बोल रहे हैं, और जो एरोप्लेन ऊपर जा रहा है ऊपर उड़ रहा है कौन सा फोर्स के कारण, लिफ्ट फोर्स के कारण वो ऊपर जा रहा है। ये चारों फोर्स के बारे में थोड़ा सिंपली बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ग्रेविटी फोर्स जो है ना दैट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ अर्थ, और इसमें ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स दैट इज डिपेंड ऑन वेट ऑफ द मास ऑफ द एरोप्लेन, अमाउंट ऑफ फ्यूल और एनी पेलोड। पेलोड के अंदर क्या जा सकते हैं ना, पीपुल है उसके साथ उनका जो बैगेज होता है ये सब आता है उसमें। ठीक है, तो ये सब ग्रेविटी फोर्स के अंडर आ रहा है। ठीक है, और जो मेन फोर्स है ध्यान से देखो लिफ्ट, वो क्या है, ध्यान से सुनो, टू ओवरकम द वेट ऑफ फोर्स, मतलब टू ओवरकम द ग्रेविटी फोर्स को रजिस्ट करने के बाद जो ऊपर लेके जाएगा, एरोप्लेन जनरेट अपोजिंग द फोर्स इज कॉल्ड लिफ्ट फोर्स। फिर से सिंपल मैं बता रहा हूँ, जो लिफ्ट फोर्स है दैट इज जनरेटेड बाय मोशन ऑफ एरोप्लेन थ्रू द एयर, and this lift force is directed or perpendicular to the flight direction. The magnitude of lift depends upon several factors like shape, size and velocity of aircraft. Most of the lift is generated by wings. ये देख रहे हो ना, ये जो निकला हुआ है दोनों साइड इसको विंग्स बोलते हैं, और इसमें टरबाइन लगा हुआ है, रोटेट करता है, दोनों साइड लगा है पैरेलल टू द बॉडी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लिफ्ट जनरेटेड बाय विंग्स एंड, और बर्नौलीज इक्वेशन को चलते हुए जो लिफ्ट फोर्स है दैट इज एक्टिंग अपवर्ड और पुशिंग अप, जिसके कारण जो एरोप्लेन है वो ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ड्रैग इज ए मैकेनिकल फोर्स जनरेटेड बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड एंड एरोप्लेन मूव्स थ्रू द एयर and the air resists the motion of aircraft, and this resistance force is known as drag. Drag acting opposite to the flight direction और डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, इसके ऑपोजिट ही लग रहा है। समझ रहे हो ना, एरोप्लेन इस साइड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ड्रैग लेकिन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, बट वी आर नॉट बॉदर अबाउट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। समझ रहे हो ना, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ये लगता है कार पे एक्चुअल लगता है, और जो थ्रस्ट फोर्स होता है दैट इज बिकॉज ऑफ इंजन, उससे निकल रहा है, और जो ड्रैग फोर्स है दैट इज बिकॉज ऑफ एयर, एयर के कारण आ रहा है। ठीक है, और जो कार मूव कर रहा है उसमें दो फोर्स लगता है, ड्रैग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, and there is an engine inside the aeroplane, that engine accelerate to the aeroplane move forward direction, that is called thrust. विंग्स दोनों साइड लगा हुए ऐसे, और इसमें टर्बाइन लगा हुआ होता है जो रोटेट करता है दोनों साइड में, और इस टर्बाइन जनरेट कर रहा है थ्रस्ट फोर्स, और इसी फोर्स के कारण एरोप्लेन क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। ऐसा और एक मूवी का क्लिप दिखा रहा हूँ जिसमें एक एयरक्राफ्ट है जिसमें 4 टर्बाइन लगा हुआ है, देखो। मुझे ऐसा नज़ारा और कहाँ देखने को मिलेगा? मुझे खुशी है तुम्हें नजारा पसंद आया नताशा, अभी और हसीन होने वाला है। अच्छा है ना, कुछ दोस्तों की मदद से गोदाम से निकाल कर लाया हूँ, थोड़ा मैला है पर चल जाएगा। साले हमारी याद आई गई। ओह, तो तुम्हारे मुंह से भी फूल झड़ने लगे। सो यू ऑब्जर्व इट और नॉट, बट जब एरोप्लेन मूविंग ऑन रनवे तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव करता है, एंड जो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज करती है
मतलब दैट काइनेटिक एनर्जी इवेंचुअली लीड्स टू द प्रेशर एनर्जी, एंड एक टाइम पे जो प्रेशर एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो पूरा का पूरा एरोप्लेन को ही लिफ्ट करवा देती है, समझ रहे हो ना। एंड दैट इज द सॉर्ट ऑफ मिरेकल फॉर अस बिकॉज वी नेवर इमेजिन इन आवर कॉमन सेंस इतनी ज़्यादा फोर्स लगेगा कि पूरा ही पूरा एरोप्लेन को लिफ्ट करवा देगा, समझ रहे हो ना, टू ओवरकम द ड्रैग। तो यही है एरोप्लेन का सिनेरियो जो ऊपर उठ के जा रहा है। तो इंटरव्यू में सबसे फेवरेट पार्ट होता है इसरो में या बाराक हो गया, ये पूछते हैं, बार बार पूछते हैं ये रिपीटेडली, दैट व्हाट इज इक्वल ट्रांजिट थ्योरी। ये तुम लोग थोड़ा ध्यान से सुनो। उसके साथ और एक दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लॉन्गर पाथ थ्योरी। दोनों सेम क्वेश्चन है, मीनिंग सेम है, आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। उसको तुमको बढ़िया की तरह समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इक्वल ट्रांजिट थ्योरी को समझने के लिए क्या करेंगे, हम एरोप्लेन के विंग्स की मदद लेंगे। और यहाँ पे देखो मैं खिड़की के पास बैठा हूँ, मुझे एरोप्लेन का विंग्स दिख रहा है और मैं कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को काट रहा हूँ और उसको अभी डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ और उसको ऊपर स्टडी करूँगे, ठीक है। ये एक विंग्स का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। मैं अभी पहले तुमको दिखाया था जो एरोप्लेन उड़ रहा था उसका एक क्रॉस सेक्शन है, विंग्स का एक पार्ट है, येलो वाला पार्ट। इसमें छोटा छोटा चीज़ है, अभी बोल रहा हूँ, सुनो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये विंग्स का पहला पॉइंट को लीडिंग एज बोलते हैं क्योंकि हवा यहाँ से जब आएगा यहाँ पे टकराता है, और ये वाला पार्ट को बोला जाता है ट्रेलिंग एज, ठीक है। इस विंग में दो कर्व्ड सरफेस है, ये वाला ऊपर वाला को बोलते हैं अपर कर्व्ड सरफेस और नीचे वाला सरफेस को बोलते हैं लोअर कर्व्ड सरफेस, नहीं तो उसको फ्लैट सरफेस भी बोलते हैं। ये वाला फ्लैट है और ये वाला थोड़ा कर्व ही है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। जब विंग्स, एरोप्लेन का जब विंग्स होता है, जब वो हवा में मूव करता है, रनवे पे वो तेज़ी हाई वेलोसिटी में मूव करता है, तो जो एयर है वो यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। और ये याद रखना, जो लीडिंग एज है, लीडिंग एज से लेकर ट्रेलिंग एज तक जो ट्रैवल कर रहा है ना एयर, वो सेम टाइम में ट्रैवल करता है। बोलने का मतलब क्या है, जब हवा यहाँ पे आएगी, ये सब क्या है ना, ये एक एक लाइन है स्ट्रीम लाइन से, किसका ना, एयर का, विंड का, ठीक है। जब ये मूव करेगा ना, ये इस लीडिंग एज से हवा को पहुंचने में ट्रेलिंग एज में जितना टाइम ले रहा है ऊपर में, नीचे में भी उतना टाइम ले रहा है। लीडिंग एज से लेके ट्रेलिंग एज तक पहुंचने के लिए सेम टाइम ही ले रहा है, ठीक है। तो सरफेस थोड़ा ऊपर वाला कर्वी है, तो ये इसको लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा एयर को, लेकिन नीचे वाला सरफेस क्या है, फ्लैट है, तो कम टाइम में वो पहुँच जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से साइड पे वेलोसिटी इज मोर ऑफ एयर, लीडिंग एज से लेके जो ट्रेलिंग एज का मूवमेंट हो रहा है ना, तो देखना ये सेम टाइम में ये एयर यहाँ भी पहुँच रहा है और ये यार नीचे से जाके यहाँ पे पहुँच रहा है। तो वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम इस अपर कर्व्ड सरफेस पे होना चाहिए क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करना है वो उसी टाइम पे, ठीक है। तो क्योंकि वो वाला सरफेस क्या है, लॉन्गर डिस्टेंस है अपर कर्व सरफेस, तो उसको, बट जो लोअर वाला प्लेट है इसमें क्या है, डिस्टेंस थोड़ा शॉर्ट है। लेकिन वेलोसिटी क्या है ना, अपर सरफेस में जब कवर करेगा उसको ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो शॉर्टर डिस्टेंस है, जो लोअर कर्व सरफेस है, उसमें वेलोसिटी हमको कितना चाहिए, कम चाहिए। यहीं पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन हम पढ़े थे, वेलोसिटी एंड प्रेशर के बीच में रिलेशन कैसा है ना, इनवर्सली है। अगर वेलोसिटी इज मोर, उस सेक्शन पे प्रेशर का क्या सिनेरियो होगा, बहुत ही कम। इसका मतलब जो अपर सरफेस है, विंग्स का जो अपर सरफेस है, एरोप्लेन का जो ऊपरी हिस्सा है, उसमें प्रेशर कम है, एंड जो लोअर सरफेस है जहाँ पे वेलोसिटी कम है, उस जगह पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा विंग्स के नीचे या एरोप्लेन के नीचे, वो सबसे ज़्यादा होगा। ये जो पूरा का पूरा प्रेशर फोर्स इतना तेज़ी से लगता है एरोप्लेन के ऊपर, जब वो रनवे के ऊपर तेज़ी से भागता है और पूरा का एरोप्लेन के ऊपर लिफ्ट करवा देता है पूरा ऊपर, और यही प्रेशर डिफरेंस के कारण ही आ रहा है लिफ्ट फोर्स, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट क्या होता है, एरोप्लेन ऊपर उड़ता हुआ जाता है। नीचे इतना प्रेशर लगता है ना, इसमें इतना प्रेशर होता है, वो अपने आप ही उड़ता हुआ जाता है ऊपर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि इक्वल ट्रांजिट थ्योरी और लार्ज पाथ थ्योरी। तो तुम लोग उसको याद रखना, आगे काम आएगा बहुत। जो एक्सपर्ट प्लेयर है ना, दे कैन स्पिन द फुटबॉल बाय लेग्स एंड दे स्पिन द बॉल सच ए वे दैट बॉल गो डायरेक्टली टू द गोल पोस्ट, सी हियर, एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। बार बार इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नस इफेक्ट, तो इसके बारे में थोड़ा सुनते हैं, जानते हैं क्या है उसके पीछे लॉजिक। कि एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कोई एयर में या कोई विंड में या कोई फ्लूइड में अगर कोई बॉडी को हम स्पिन करवा रहे हैं ना, वो अपना पाथ चेंज करके कोई दूसरे डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्टेड होगा। उसी के बारे में आगे देखते हैं कैसे। ये एक बॉडी है जो कि एयर में मूव कर रहा है, और एयर का डायरेक्शन कैसा है, देखो इस साइड से आ रहा है एयर का डायरेक्शन, और ये एक जो स्ट्रीम लाइन से ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एयर, विंड्स या फ्लूइड का भी हो सकता है, ठीक है। और ये बॉल देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। मान लो ये कोई फुटबॉल है या क्रिकेट बॉल है, हम उसमें क्या किया, थोड़ा स्पिन डाल दिए हैं, समझ रहे हो ना, थोड़ा रोटेट किए हैं
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे दो चीज़ हमको दिखाई दे रहा है, एक क्या है ना, यहाँ पे एआर भी मूव कर रहा है एक डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और बॉल भी उसी सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर एक दोस्त बन जाएगा, जिसके कारण इनका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इस वाला साइड में पार्ट में देखो, एआर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट जो बॉल स्पिन कर रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाएगा, मारपीट होगा, जिसके कारण इस साइड में वेलोसिटी कम हो जाएगा। एंड एक चीज़ यहाँ पे बताने जाऊँगा, जहाँ पे स्ट्रीमलाइन बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड है ना, वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होता है। जहाँ पे स्ट्रीमलाइन थोड़ा वाइडली स्पेस्ड है तो वहाँ पे वेलोसिटी कम होगा। तो यहाँ पे क्या हमको मिला ना, वेलोसिटी हमें थोड़ा ज़्यादा मिला, लेकिन नीचे वाला इस साइड हिस्सा में वेलोसिटी हमको कम मिला, ठीक है, क्योंकि ये ऑपोज करे दोनों को, एयर का डायरेक्शन और बॉल का डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, जिसके कारण कट होगा, वेलोसिटी का डिक्रीज होगा। बर्नौलीज इक्वेशन यही बोला था कि हम व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, हम वहाँ पे पता किए थे कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर कोई सेक्शन में वेलोसिटी ज़्यादा है, उसी सेक्शन में प्रेशर हमको कम मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इस साइड में प्रेशर हमको कम मिलेगा, लेकिन इस साइड में जो वेलोसिटी जहाँ पे कम है वहाँ पे हमको प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। और जिसके कारण ये जो बॉल है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये जो फोर्स लग रहा है, जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उसी को मैग्नस फोर्स बोलते हैं। और बॉल उस साइड में रोटेट होगा और उसी डायरेक्शन में पाथ वो क्या करेगा, मूव करेगा और डिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है। आगे इसी चीज़ को मैं कोई दूसरे डायरेक्शन में दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। ये वाला देखो, यहाँ पे विंड का डायरेक्शन ऐसा गया है, ठीक है, और ये स्ट्रीमलाइन से विंड और एयर का या कोई फ्लूइड का, और बॉल को हम ऐसे ही रोटेट किए, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे जो विंड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस वाले हिस्से में भी बॉल भी इसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगा और वेलोसिटी ज़्यादा होगा। और मैं पहले भी बोला था, जहाँ पे स्ट्रीमलाइन बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड है, वहाँ पे वेलोसिटी क्या है, हमको मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पे देखो विंड ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और बॉल उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में दुश्मनी और फिर बढ़ जाएगा, और जिसके कारण फ्रिक्शन के कारण वेलोसिटी कम हो जाएगा। यहीं पे फिर से बताऊंगा, ऊपर इस साइड में वेलोसिटी कम हो गया, इस साइड में वेलोसिटी ज़्यादा होगा। बर्नौलीज ने बोला जिस साइड में वेलोसिटी ज़्यादा है उस साइड में तुम्हें प्रेशर कम मिलेगा, और जिस साइड में वेलोसिटी कम दिखाई दे रहा है उसमें प्रेशर तुमको ज़्यादा मिलेगा। और ये वाला प्रेशर क्या है, यहाँ पे ढकेलेगा बॉल को इस साइड में आने के लिए, और इसी को मैग्नस फोर्स बोलते हैं। और बॉल को जब हम ये करेंगे तो बॉल इस डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि जब फ्लो होगा, बॉडी का मूवमेंट होगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ठीक है। उसी को प्रैक्टिकली देखते हैं एक फिगर के थ्रू। ये देखो कोई विंड का डायरेक्शन है और बॉल वहाँ पे रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे देखो बॉल जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, विंड भी उसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, जिसके कारण इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। और जो स्ट्रीम लाइन से तो बहुत ही क्लोज है, यहाँ पे बॉल उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इस साइड में रोटेट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में विंड आ रहा है, जिसके कारण वेलोसिटी कम हो जाएगा। और यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, और इस डायरेक्शन में प्रेशर कम जनरेट होगा, क्योंकि वेलोसिटी इस साइड में ज़्यादा है, और बॉल ऊपर की तरह इस साइड से वो रोटेट होगा, डाइवर्टेड होगा, डिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है। ये सारा का सारा लॉजिक क्या है, वो पहला वीडियो में दिखा ना, एक जो बॉलर बॉल कर रहा है, बॉल पड़ने के बाद टप्पा खाया और टर्न हुआ, डिफ्लेक्टेड हुआ, और बैट्समैन बीट होकर बोल्ड हो गया। या कोई जो फुटबॉलर है बॉल को इस तरह किक कर रहा है, वो एक पैराबोलिक पाथ लेता हुआ घूमता हुआ जाके गोल पोस्ट में घुस गया है। तो ये इसी को ही मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। जो फ्लूइड हो गया या कोई एयर का मीडियम हो गया, उसमें कोई बॉडी को हम स्पिन कर रहे हैं ना, तो वो डिफ्लेक्ट होकर कोई दूसरे डायरेक्शन पाथ लेके वो मूव कर रहा है। तो यही था लॉजिक, और लॉजिक में ही है मैजिक। तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए मैं चाहूँगा, जैसे कि ये देखो, ये बॉल को अगर मैं सीधा छोड़ूंगा ना, ये सीधा वर्टिकली नीचे ही जा रहा है ये बॉल। अगर वही बॉल को मैं थोड़ा स्पिन करके नीचे छोड़ूंगा ना, देखो बाप रे, ये पूरा एरोप्लेन की तरह उड़ता जा रहा है, बैलून की तरह ये फुटबॉल, समझ रहे हो। दिस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। इस ससुरा का नाम रवि है, ये नहाता नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको गिफ्ट दिया था परफ्यूम। आज लड़का जा रहा है बेबी से मिलने के लिए, और देखो कैसे नहा रहा है परफ्यूम में। यहाँ पे टॉपिक ये है कि जो परफ्यूम में जो लिक्विड है वो जो निकल रहा है इन टर्म्स ऑफ स्प्रे, वो कैसे निकल रहा है, यही चीज़ को आगे देखेंगे। चलिए मान लेते हैं कोई ये कंटेनर है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ये उसका ट्यूब है, दो ट्यूब लगा हुआ है, एक है हॉरिजॉन्टल ट्यूब और एक वर्टिकल ट्यूब है। और वर्टिकल ट्यूब सीधा जाके कोई स्पेरिकल कंटेनर के अंदर घुसा, लिक्विड के अंदर, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है उसका दो एंड है, एक एंड क्या है, एक रबर ट्यूब से लगा हुआ है, दूसरा एंड फ्री है, खाली एक स्मॉल होल से कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो एयर का मूवमेंट है वो क्या है, यहाँ पे देखो इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में जो एयर का मूवमेंट है पूरा जीरो है, एयर पूरा कांस्टेंट है, मूव नहीं कर रहा है। वो सेम टू सेम कंटेनर में भी जो एयर है वो कांस्टेंट है, वो मूव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बोल सकते हैं कि जो प्रेशर होगा वो क्या है, जीरो है, लिक्विड ऐसे रुका हुआ है, ये स्टैटिक पे ही है। रबर बैंड को हम दबाएंगे तो वहाँ पे मूवमेंट ऑफ एयर का मूवमेंट होगा, और उसका जो वेलोसिटी होगा ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ पे जो एयर होंगे उनका वेलोसिटी क्या है, मूवमेंट बहुत ही कम है, जिसके कारण वेलोसिटी कम मिलेगा यहाँ पे। और अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, अगर वेलोसिटी अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन में तुमको कम मिल रहा है, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऊपर वाला हिस्से में हमको ड्यू टू दिस रबर बैंड वेलोसिटी एयर का ज़्यादा मिल रहा है, तो प्रेशर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे कम होगा, जिसके कारण फ्लूइड क्या होगा, पूरा मूव करेगा
जाएगा, ऊपर तक जाएगा, समझ रहे हो ना। और उसी को क्या बोलते हैं ना, जब क्योंकि फ्लो हमेशा क्या होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जिसके कारण ये लिक्विड बाहर निकल के आएंगे। यहाँ पे देखो ये वाला बाहर निकल के आएंगे। तो जब हम बॉडी स्प्रे में क्या करते हैं, देखा है ना, जब उसको पुचुक पुचुक करते हैं तो इससे जो निकलता है बढ़िया सा सुगंध मिलता है हम लोगों को, ठीक है ना। इस चीज़ से रवि को कुछ लेना नहीं है, रवि को सिर्फ पानी निकालना आता है, और वो क्या कर रहा है, सुगंध लेने नहीं, सुगंध देने जा रहा है, और इसीलिए बेटा रेडी हो रहा है यहाँ पे। वेल फ्रेंड, अभी हम लोग देखेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम क्या है, वेंचुरीमीटर। ये क्या है ना, ध्यान से देखो, ये ऐसा दिखता है वेंचुरीमीटर। एक है उसका कन्वर्जिंग पार्ट, एक है थ्रोट सेक्शन, एक होता है डाइवर्जिंग पार्ट। और तुम लोग पूछोगे कि ये इतना छोटा है, कहाँ यूज होता है ना। ये देखो, तुम लोग अगर जब लैब में काम किए होगे वेंचुरीमीटर के ऊपर, दो पाइप के बीच में ये देखो कनेक्टेड है वेंचुरीमीटर, ठीक है, उसी से सब कुछ मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं, इट इज़ यूज टू मेजर द डिस्चार्ज थ्रू पाइप। अच्छा, इसीलिए यूज होता है, मतलब सिर्फ डिस्चार्ज कैलकुलेशन के लिए वेंचुरीमीटर का यूज हो रहा है। और क्या है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन कहाँ पे यूज हुआ है ना, ये तो है एक वेंचुरीमीटर में यूज हुआ है, याद रखना उसको। तो मैं भी बोला कि मेरा जो बॉडी है वो भी वेंचुरीमीटर है। तुम लोग पूछोगे कैसे ना, उसको अभी देखते हैं आगे, ठीक है। एक्चुअली जो वेंचुरीमीटर है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। एक क्या है ना, कन्वर्जेंट कौन है, ठीक है, जो ये वाला हिस्सा देखो, ये कन्वर्जिंग हुआ है। यहाँ पे देखो मेरा गले वाला हिस्सा क्या है, कन्वर्ज हुआ है नीचे तक। फिर आता है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसको एरो मार्क करके, फिर आता है थ्रोट सेक्शन। यहाँ पे देखो मेरा गला वाला हिस्सा जो है, और फिर आता है डाइवर्जिंग सेक्शन, ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला लास्ट वाला क्या है, डाइवर्ज हुआ है। जैसे कि ये वाला लास्ट वाला पार्ट में क्या है, डाइवर्ट हुआ है, फिर यहाँ पे पाइप कनेक्टेड होता है वेंचुरीमीटर के साथ। यहाँ पे देखो बड़ा वाला हिस्सा दिखाऊँ, वेंचुरीमीटर बड़ा बड़ा पाइप में भी जो पानी फ्लो होता है उसमें भी वेंचुरीमीटर लगाया जाता है, उससे हम डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। उसका दूसरा एप्लीकेशन में बताने के लिए चाहूँगा, इन फील्ड ऑफ मेडिसिन वेंचुरीमीटर इज ऑल्सो यूज टू मेजर द रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज। इसके लिए भी ये यूज होता है मेडिसिन के फील्ड में भी, ठीक है। वेंचुरीमीटर जो है उसका एक भाई है जिसका नाम क्या है, ओरिफिस मीटर। और इसका काम क्या है ना, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर द डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप एंड इट इज़ बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन। ये है वेंचुरीमीटर, इसमें 3 सेक्शन है, कन्वर्जिंग सेक्शन, थ्रोट सेक्शन, ये डाइवर्जिंग सेक्शन है। ये होल है, इसमें पाइप कनेक्ट होता है 2 सेक्शन पे, ठीक है। एंड वेलोसिटी मैक्सिमम होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या है, कम है थ्रोट सेक्शन पे, ठीक है, वेंचुरीमीटर में। ओरिफिस मीटर ऐसे दिखता है, ये पूरा पाइप है, ठीक है। और ये सेक्शन पे क्या है, वेंचुरीमीटर लगा हुआ है। और वेंचुरीमीटर में क्या है, ये ओरिफिस प्लेट है, ये अपर में और लोअर में लगा हुआ है, ताकि ये एरिया ऑफ ओपनिंग छोटा हो जाएगा, ठीक है। और बर्नौलीज इक्वेशन में हम देख, इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम देखें, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। अगर एरिया ऑफ ओपनिंग छोटा है तो वेलोसिटी क्या होगा, इस सेक्शन पे बहुत ही ज़्यादा जाएगा। और देखो जो स्ट्रीम लाइन्स आया है, इस नेरो बन गया इस सेक्शन पे। अगर वेलोसिटी इस सेक्शन पे ज़्यादा मिल रहा है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन इस सेक्शन पे हमको क्या मिलेगा, प्रेशर बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। एंड यही जस्ट डिफरेंस है वेंचुरी और ओरिफिस मीटर में। ओरिफिस मीटर में देयर इज नो कन्वर्जेंट थ्रोट एंड डाइवर्जिंग सेक्शन, बट इन वेंचुरी मीटर ऑल आर देयर, ऑल द सेक्शंस आर विजिबल इन दिस फिगर, फ्रॉम दिस फिगर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जो क्या है ना, कुछ डिवाइसेस है, वो कैसे क्यों यूज हो रहा है, उसमें हेड लॉसेस किस में ज़्यादा है, और कॉस्ट का बात इसमें डिस्कस करेंगे। 3 इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर, नोजल। ये तीनों क्यों यूज किया जाता है, टू मेजर द डिस्चार्ज, ठीक है। और इनमें से सबसे ज़्यादा हेड लॉस किस में आ रहा है, ध्यान से देखो, ओरिफिस मीटर में सबसे ज़्यादा हेड लॉस है, सबसे कम किस में है ना, वेंचुरीमीटर में, ठीक है। और किसमें कॉस्ट ज़्यादा है ना, याद रखना, वेंचुरीमीटर में कॉस्ट सबसे कॉस्टली है, वेंचुरीमीटर, समझ रहे हो। सबसे कम कॉस्ट किसका है, ओरिफिस मीटर। जिसके पास पैसा कम है तो वो ओरिफिस मीटर यूज कर सकता है टू मेजर द डिस्चार्ज। जिसके पास पैसा ज़्यादा है दे कैन यूज वेंचुरीमीटर टू मेजर द डिस्टेंस। उसमें अगर पैसा ज़्यादा खर्चा करोगे तो लॉस भी तुमको कम मिलेगा उसमें, ठीक है। और नोजल क्या है, नोजल में कॉस्ट भी मीडियम है, हेड लॉस भी मीडियम है। और नोजल क्या है, मेरा नोजल से जो पानी निकलता है ना, इतना हाई स्पीड से निकलता है, क्योंकि उसका आगे वाला ओपनिंग एरिया बहुत ही छोटा है, और एरिया जितना छोटा होगा वेलोसिटी उतना तेज़ी से निकलता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मेरा फेवरेट टॉपिक है पीटर ट्यूब है, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो पीटर ट्यूब क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। और इट इज़ बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है। एंड दिस बर्नौलीज इक्वेशन एक्चुअली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे 3 चीज़ बोलने जा रहा हूँ, वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर और नोजल डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, और वो तीनों बेस्ड ऑन था बर्नौलीज इक्वेशन। लेकिन जो पीटर ट्यूब था स्पेशली वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इंटरव्यू में इससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान से सुनते जाओ आगे। एक्चुअल जो पीटर ट्यूब होता है टू मेजर द लोकल वेलोसिटी एट ए गिवन पॉइंट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट से हमें वेलोसिटी मिलता है वहाँ पे, समझ रहे हो ना, नॉट की एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि तुम्हें मैं बोलना चाहूँगा, चेजिस इक्वेशन हो गया, मानिंग्स इक्वेशन हो गया, जो वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला दिए हैं, समझ रहे हो ना। और वो वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है, वो एवरेज वेलोसिटी है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन का, नॉट ए पर्टिकुलर पॉइंट का। लेकिन पीटर ट्यूब से कोई पर्टिकुलर पॉइंट में हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसके ऊपर आगे मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये देखो, ये एक पीटर ट्यूब है, समझ रहे हो ना। ये इसको ये इंसर्ट किया गया है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और उसमें कहाँ दिया गया है ना, सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप दिया गया है। क्यों,
हम कहीं पे भी दे सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं पे भी दे सकते हैं, लेकिन मैं पहले वीडियो में मैं बोला भी हूँ पाइप फ्लो में वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होता है, सेंट्रल लाइन पे, वेरी गुड। लेकिन ओपन चैनल फ्लो में कहाँ मैक्सिमम होता था, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, जहाँ पे पानी फ्लो रहा था, जो वाटर टेबल था उसके नीचे वाला हिस्सा में हमको वेलोसिटी मैक्सिमम मिलता था इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो। बट इन पाइप फ्लो वेलोसिटी मैक्सिमम मिलता है, तो इसलिए हम एक बार क्या किए, पिडोट ट्यूब को बीच में डाल के उसको मेजरमेंट किए, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ये चीज़ है, ध्यान से देखो अभी क्या है। तो इनिशियली माना जाता है जो फ्लूइड हो रहा है ना, वहाँ पे देयर इज नो लॉस, समझ रहे हो ना, सो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, देयर इज नो शियर रेजिस्टेंस। इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, यहाँ पे फ्लूइड को आइडियल माना गया है, समझ रहे हो ना, इनिशियली। तो जो वेलोसिटी हमको मिलेगा तो वो क्या है ना, वो थियोरिटिकल वेलोसिटी होगा, एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली जो रियल फ्लूइड है उसमें लॉसेस हो रहा है। ये जो फ्लूइड है, ये जो एंटर कर रहा है पाइप में मूव कर रहा है, वो क्या करेगा, ये एंटर करेगा तब तक ये पिटोट ट्यूब के अंदर, जब तक फ्लूइड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, समझ रहे हो ना। काइनेटिक एनर्जी ख़त्म होने के बाद फ्लूइड रुक जाएगी यहाँ पे, एंड हम ये कॉलम की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्लूइड का वेलोसिटी क्या है, समझो। पिटोट ट्यूब के टॉपिक में यहाँ पे 3 टाइप का प्रेशर का बात करेंगे, एक है स्टैटिक प्रेशर, दूसरा है डायनामिक प्रेशर, तीसरा है स्टैग्नेशन प्रेशर, ठीक है। उसको सिंपल से मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। ये एक ट्यूब है जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो इनिशियली ध्यान से याद रखना, जो फ्लूइड, ये जो स्टैटिक प्रेशर है, फ्लूइड की एलोंग में जो प्रेशर है दैट इज स्टैटिक प्रेशर, जो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वो मूव करता है। ये जो प्रेशर है फ्लूइड की मोलिकुलर कोलिजन के कारण होता है, समझ रहे हो ना। एंड दैट मोलिकुलर कोलिजन के कारण जो प्रेशर जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। इसको थर्मोडायनामिक प्रेशर भी बोला जाता है। स्टैटिक मतलब यहाँ पे फ्लूइड रेस्ट पे नहीं है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है, समझ रहे हो ना। और ये यहाँ पे देखो मूव कर रहा है, आगे हम कोई पिटोट ट्यूब को लगाएंगे एट द सेंटर लाइन, और इस पॉइंट में जो हमको प्रेशर मिलता है, यहाँ पे वेलोसिटी, इस पॉइंट में जो रेड कलर का पॉइंट है वहाँ पे वेलोसिटी आके रेस्ट हो जाता है, समझ रहे हो ना। और उस पॉइंट को स्टैग्नेशन पॉइंट बोला जाता है, यहाँ पे भी मेंशन किया हूँ इस राइट साइड फिगर में, यहाँ पे इसको स्टैग्नेशन पॉइंट भी बोला जाता है, जहाँ पे वेलोसिटी आगे रेस्ट हो जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव आया है एक बार। आगे देखो क्या होता है ना, इस पॉइंट पे आके क्या होगा ना, जो फ्लूइड का जो काइनेटिक एनर्जी है वो आके आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और फ्लूइड जाके पूरा ट्यूब में स्टैंड हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना। और ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। एनर्जी तो कांस्टेंट है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जब फ्लूइड फ्लो होता था उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ही तेजी था, ज़्यादा था। जब ये रेस्ट पे कंडीशन पे आ गया तो काइनेटिक एनर्जी उसका खत्म हो गया, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है ना, डायनामिक प्रेशर क्या है ना। डायनामिक प्रेशर एक्चुअली होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, समझ रहे हो ना। तो ये इंटरव्यू में अगर पूछेंगे तो बोल देना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उसी को डायनामिक प्रेशर बोला जाता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है ना, हाफ mv² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या पता है, डेंसिटी रो इक्वल टू m/v, तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, m/ρ। तो m यहाँ पे कट जाएगा, तो ये निकल के आएगा क्या ना, हाफ ρ v²। यहाँ पे मैं मेंशन भी किया हूँ हाफ ρ v², डायनामिक प्रेशर, ठीक है। और ये कैसे निकल रहा है, ध्यान से देखो इस फिगर में, यहाँ पे 2 चीज़ लगा हुआ है, एक है पीजोमीटर लगा हुआ है, ये है तुम्हारा पिटोट ट्यूब है, ये लगा हुआ है ऐसा, ठीक है। जो वेलोसिटी हमको पीजोमीटर में मिलेगा हाइट के टाइम में, जो वर्टिकल कॉलम है वो क्या है ना, स्टैटिक प्रेशर है। वो जो एनर्जी है वो इसको कन्वर्ट हो गया है, प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो गया पीजोमीटर में। और जो तुम्हारा ये काइनेटिक एनर्जी, ये भी पिटोट ट्यूब में कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी पे, दैट इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड पे। और ये जो प्रेशर हमको वर्टिकल कॉलम मिलता है वो है तुम्हारा स्टैग्नेशन प्रेशर, ठीक है। और स्टैग्नेशन प्रेशर से अगर ये स्टैटिक प्रेशर माइनस कर देंगे तो जो प्रेशर मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं ना, डायनामिक प्रेशर बोलते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी मतलब प्रेशर हेड के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर की हेड के फॉर्म में। मैं बोला था क्यों हम उसको एनर्जी को हेड के फॉर्म में कर रहे हैं, पिछले वीडियो में बताया, ताकि कैलकुलेशन इजी हो। हम वी कैन कैलकुलेट इजीली वेलोसिटी, यू कैन इजीली कैलकुलेट द प्रेशर, दैट वाई कन्वर्ट द एनर्जी इनटू हेड फॉर्म, ठीक है। तो इस चीज़ को आगे, इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज़ कहाँ पे हो रहा है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि देखो एक कार मूव कर रहा है तो उसका स्पीड कैसे मेजर करेंगे, तो तुम बोल सकते हो कि इसमें टायर है और ये रोटेट कर रहा है, तो रिवोल्यूशन पर मिनट से हम इसका स्पीड निकाल सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन में पूछूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए एरोप्लेन इन द मिड एयर, क्योंकि मिड एयर में टायर इज नॉट रोटेटिंग, तो उसका कैसे मेजर करेंगे ना, ध्यान से याद रखना। यहाँ पे एरोप्लेन में क्या होता है ना, पिटोट ट्यूब लगा हुआ रहता है, समझ रहे हो ना, उससे हम निकालते हैं। तो अगर ये पिटोट ट्यूब को बड़ा करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, एंड दिस पिटोट ट्यूब हेल्प्स टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन द मिड एयर। एंड फाइनली मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देखे एंड तक। तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट कर दो अगर अच्छा लग रहा है। एंड जो नेक्स्ट देख रहे हैं आज इस बार पहली बार चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को जरूर दबाना, सबसे पहले लेटेस्ट एंड टेक्निकल वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही आप लोगों का प्यार रहे तो मैं आगे बहुत सारा कंसेप्चुअल और टेक्निकल वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू, जय जगन्नाथ।